मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले 2-3 वीडियोज़ से लगातार आपको मेंस आंसर राइटिंग की स्किल सिखा रहा हूं। मैं आपको सिखा रहा हूं कि यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर मेंस का जो पेपर होने जा रहा है ज्योग्राफी का, उसमें उसमें आंसर्स आपको किस तरीके से लिखने हैं। और मैंने 3 वीडियोज़ इस पर बनाए हैं और आज भी मैं ये वीडियो मेंस आंसर राइटिंग की स्किल को कैसे डेवलप किया जाए उसके बारे में मैं आज आपको खुद क्वेश्चन को लिखकर समझाकर आपको बताऊंगा। मैं कोई लेक्चर नहीं दूंगा कि ऐसे लिखिए, वैसे लिखिए, फलाना लिखिए, ढिमाका लिखिए। मैं सीधे-सीधे आपको बताऊँगा कि कैसे लिखना है। इसका एक फ़ायदा होता है कि आपके सामने एक तो आंसर आ जाता है और आप जान जाते हैं कि आंसर राइटिंग करना कितना आसान है। बजाय इसके कि हम बड़ी-बड़ी बातें करें और इधर-उधर की बातें करें कि ये भी लिखिए, वो भी लिखिए। मैं खुद चीज़ों को लिखकर आपको प्रोवाइड करा देता हूँ और इससे आपको आसानी ही होती होगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आज मैं आपको आंसर राइटिंग तो ज़रूर बताऊँगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने पिछले 3 वीडियोज़ में मैंने आंसर राइटिंग बताई थी, जिसमें कि मैं अपना मेरा जो मैटर होता है, जो मैं आंसर लिख के रखता हूँ, मैं डायरेक्ट उसको आपको शो कर देता था। तो पिछले 3 वीडियोज़ में मैंने आप लोगों का रिस्पॉन्स देखा है, तो उसके आधार पर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा-सा चेंज किया है। तो अब मैं डायरेक्ट आपको आंसर प्रोवाइड नहीं कराऊँगा, मतलब जो मैं पीडीएफ डायरेक्ट इस पर लोड कर देता था और आप देख लेते थे उसको, मैं वैसा नहीं करूँगा। अब मैं आपको सिखाऊँगा कि आंसर राइटिंग को किस तरीके से करना है ना? स्टेप बाय स्टेप उसको मैं आपको समझाऊँगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखूँगा और आपसे मैं ये अपेक्षा करूँगा कि आप खुद से इस क्वेश्चन का आंसर लिख के मुझे पीडीएफ के माध्यम से मेरे मोबाइल नंबर पर, मेरे 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 व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप उसको अपलोड करें। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं 1-2 चीज़ें आपको बता देता हूँ कि अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ऐसे ही अच्छी-अच्छी जानकारियों के लिए और इम्पोर्टेंट जानकारियों के लिए, जो कि वास्तव में ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, ख़ास तौर से ज्योग्राफ़ी के स्टूडेंट्स के लिए ये मेरा मे मे मेरे जो वीडियोज़ हैं वो फुली ज्योग्राफ़ी के लिए डेडिकेटेड हैं। तो आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ज्योग्राफ़िकल सॉल्यूशंस। जो मेरे चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है, सेम यही नाम मेरे टेलीग्राम चैनल का भी है। और मेरी एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, उसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। उस एप्लीकेशन में मैंने यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर मेंस एग्जाम ज्योग्राफी से संबंधित लगभग 16 क्वेश्चन पेपर मैंने उसमें अपलोड किए हुए हैं, जिसमें से एक पेपर आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है देखने के लिए, आप उसको देख सकते हैं। और ये जो मैंने यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर मेंस एग्जाम के ये जो 16 ये जो 16 क्वेश्चन पेपर्स ये जो मैंने बनाए हैं, ये जो मैंने इनका इन क्वेश्चन पेपर्स का ये जो मैंने निर्माण किया है, ये यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर मेंस का जो सिलेबस है उसको पूरा कवर करते हैं। और कुछ टॉपिक मैंने बाहर से भी लिए हुए हैं, जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है शुष्क भूमि कृषि का, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके जीआईसी लेक्चरर मेंस एग्जाम में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये पूछा गया है। तो इसी तरीके से ऐसे ही कुछ और टॉपिक जो हैं वो मैंने अपने इन 16 क्वेश्चन पेपर्स में मैंने अपलोड किए हुए हैं। और इन पेपर्स को आप लगाइए और मुझे पूरा विश्वास है कि इन पेपर्स को लगाने के बाद तो 2 फायदे आपके होंगे। पहला तो ये है कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपको ठीक वैसे ही क्वेश्चन मिल जाएँगे जैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि मैंने ये जो क्वेश्चन बनाए हैं, वो उसी फॉर्मेट में बनाए हैं जैसा ये एक पेपर हुआ था। ये यूपीपीएससी जेईसी लेक्चरर मेंस का एक पेपर हो चुका है। उसी को देखकर उसी के जैसे ही मैंने क्वेश्चन फॉर्म किए हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और दूसरी बात ये है कि आपकी आंसर राइटिंग की स्किल डेवलप हो जाएगी। मैंने बहुत ही मेहनत के साथ और बिना किसी की मदद लिए हुए, जैसा कि लोग आजकल कर रहे हैं, एआई का यूज़ करते हैं, एआई के यूज़ से वो क्वेश्चन पेपर बना लेते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि एआई जो है वो मनुष्य के दिमाग के ऊपर कभी भी नहीं जा सकता, मनुष्य ही ऊपर रहेगा, एआई नीचे ही रहेगी, इसी पर मैं विश्वास करता हूँ। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स मैंने खुद से फ्रेम किए हुए हैं और इसमें पूरा सिलेबस मैंने आपका कवर किया हुआ है और कुछ चीज़ें बाहर की भी रखी हुई हैं।
इसी के साथ ही मेरी इस एप्लीकेशन पर एक सेक्शन है, पीवाईक्यू का एक सेक्शन है, उसमें मैंने ज्योग्राफी के अभी तक के 197 क्वेश्चन पेपर्स को अपलोड किया हुआ है। और इन सभी क्वेश्चन पेपर्स में ज्योग्राफी के लगभग मेरे अंदाज से लगभग 18,000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इन 197 क्वेश्चन पेपर्स में। इनकी संख्या धीमे धीमे बढ़ती चली जाएगी और ये सारे पेपर्स आपके लिए फ्रीली अवेलेबल हैं। आप इनको देखिए, इनसे पेपर लीजिए और उसको लगाइए। इसके अंतर्गत मैंने यूजीसी नेट के आज तक के जितने पेपर हुए हैं एमसीक्यू, वो सारे मैंने पेपर यहाँ पर मैंने अपलोड किए हुए हैं। अलग अलग राज्यों में जो एसईटी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो पेपर होता है ज्योग्राफी का, वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। और टीचिंग से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के पेपर मैंने इन 197 क्वेश्चन पेपर्स, ये जो कि फ्रीली उपलब्ध है आपके लिए, मैंने इस पर अपलोड किए हुए हैं। सीयूईटी ज्योग्राफी के सारे पेपर इसमें उपलब्ध हैं। कई यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी का एग्ज़ाम होता है, जैसे जेएनयू का एग्ज़ाम जो होता है, बीएचयू का जो एग्ज़ाम होता है, तो वो जो पेपर मुझे मिले हैं उनकी वेबसाइट से, वो पेपर भी मैंने अपने इस एप्लीकेशन पर अपलोड किए हुए हैं। तो ये एप्लीकेशन ज्योग्राफी के लिए डेडिकेटेड एप्लीकेशन है। इसमें आपको तमाम किताबें भी मिलेंगी फ्रीली पढ़ने के लिए और कई एग्जाम्स के सिलेबस भी मिलेंगे। तो ये जो मेरी एप्लीकेशन है ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस की, आप इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और इसमें रजिस्टर कीजिए। और ज्योग्राफी में ये मेरी एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होने वाली है। साथ ही साथ एक सेक्शन और है जिसमें कि मैंने जो परीक्षाएं होती हैं उनके एडवर्टीजमेंट्स को भी डाला हुआ है, उनके सिलेबस को डाला हुआ है। जैसे कि यूजीसी नेट का सिलेबस आपको फर्स्ट पेपर का, सेकंड पेपर का, सब सारे सिलेबस हिंदी इंग्लिश में सारा आपको इसमें मिल जाएगा। और भी अगर आपकी कोई डिमांड हो तो आप मुझे बताइएगा, उसको भी मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आइए आज शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली एक क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू है। और ये जो पीवाईक्यू है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख ही रहे होंगे कि शुष्क भूमि कृषि, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को परिभाषित कीजिए। यहाँ तक एक क्वेश्चन है। इसके बाद तथा यहाँ पर लगा दिया है। तो इसके बाद दूसरी बात यहाँ पर शुरू होती है कि शुष्क कृषि विकास हेतु सुझाव एवं सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन के 3 भाग हैं। पहला भाग तो ये है कि हमें ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को डिफाइन करना है कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होती क्या है। उसके बाद हमको इसके विकास हेतु सुझाव, जो हम सुझाव अपने रखना चाहते हैं, जो हमने अध्ययन किया है, जो अध्ययन करने के बाद जो हमारे मन में जो भी सुझाव आ रहे हैं, तो वो उसका हम एक सेक्शन अलग बना देंगे। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के विकास हेतु जो भी सुझाव होते हैं वो सुझाव हम लिखेंगे। उसके बाद तीसरा सेक्शन होगा कि सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के विकास के लिए। तो इस क्वेश्चन में 3 सेक्शंस हैं। इस क्वेश्चन में जो है वो कुल मिला के 3 सेक्शन हैं और इन तीनों ही सेक्शन को हम देखेंगे। इन तीनों ही सेक्शन को मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या लिखना है। सबसे पहले मैं परिभाषा के बारे में हम बात करेंगे, फिर उसके बाद सुझाव और उसके बाद सरकारी प्रयास। लेकिन इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मिली कि आखिर वो कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं जिनके कारण यहाँ पर शुष्क कृषि या शुष्क भूमि कृषि पाई जाती है, या फिर इसको हम ऐसे कहें कि इन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि के पाए जाने के उत्तरदायी कारकों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो मैंने इस क्वेश्चन में इन 3 सेक्शंस को तो कवर किया ही है, एक चौथा सेक्शन भी मैंने लिया है। तो कुल मिला के 4 सेक्शन हो गए हैं। पहला तो हम इसको डिफाइन करेंगे, दूसरा हम ये जो कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनके फलस्वरूप ये शुष्क कृषि पाई जाती है। फिर उसके बाद हम कुछ सुझाव देंगे कि इस कृषि का विकास कैसे किया जाए, और उसके बाद हम सरकारी प्रयासों के बारे में भी लिखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुष्क भूमि कृषि जो होती है इसको हम लोग परिभाषित कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जो इंट्रोडक्शन है उसको थोड़ा सा लिखेंगे। और इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या लिखना है। मैं यहाँ लिखकर आपको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि लिखने में तो बहुत अधिक समय लग जाता है और फिर आपको भी लंबे लंबे वीडियोस देखने में परेशानी होती है। तो मैं शॉर्ट में सारी चीज़ें आज बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर लिखा जाना है, और पूरा कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा दूंगा। ये भी मेरा वादा है, ताकि इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछा जाए तो आप उसका
अच्छा और संतोषजनक आंसर आप लिख सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि शुष्क भूमि कृषि का वो प्रकार होता है, ये भी एग्रीकल्चर का एक टाइप होता है। ये जो शुष्क भूमि कृषि है या ये जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है, ये भी कृषि का ही एक प्रकार होता है। एक्चुअली ये वार्षिक वर्षा की मात्रा के आधार पर परिभाषित किया जाता है। वार्षिक वर्षा ऑन एन एवरेज जो एनुअल रेनफॉल होता है, उसके आधार पर ये शुष्क भूमि कृषि को परिभाषित हम करते हैं। तो ये आपको लिखना ज़रूरी है कि शुष्क भूमि कृषि का वह प्रकार है, जो वार्षिक वर्षा की मात्रा के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ये आप लिखिएगा, ये आपको लिखना ज़रूरी है ना? इतना इस बात को आप ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस आप लिखेंगे, उसमें आप लिखेंगे कि 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल से 75 सेंटीमीटर से कम, 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा से कम वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं। ऐसे ऐसे क्षेत्र कौन से होते हैं? ऐसे क्षेत्र होते हैं एरिड, शुष्क और सेमी एरिड। ऐसे क्षेत्र होते हैं सेमी एरिड, है ना? तो 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अभाव में, देखिए ये जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वो इन क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र एरिड और सेमी एरिड एरिया कहलाते हैं और यहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं होती है। यहाँ पर जो कृषि होगी उसकी उत्पादकता कम होती है। यहाँ पर जो कृषि होती है उसकी जो उत्पादकता होती है, कृषि की जो उत्पादकता होती है, ये भी लिखना जरूरी है। यहाँ पर कृषि की उत्पादकता क्या होती है? कम होती है। और साथ ही साथ एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ की जो कृषि होती है उसकी जोखिम बहुत होता है। यहाँ की कृषि में जोखिम बहुत मिलता है, मतलब उच्च जोखिम वाली कृषि होती है। मतलब कभी भी फसलें सूख जाती हैं, डेड हो जाती हैं, मतलब पूरे के पूरे खेत बर्बाद हो जाते हैं आदमियों के। तो ऐसी जो कृषि होती है उस कृषि को शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? इसको आप ऐसे लिखेंगे, मैं आपको बोल दे रहा हूँ। अगर आपको इसको लिखना है तो आप जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको लिख लीजिएगा। आप इसको ऐसे लिखिएगा कि 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में, 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अभाव में होने वाली निम्न उत्पादकता तथा उच्च जोखिम वाली कृषि को शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया। अब तीसरा सेंटेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस एरिया के लिए, वो यहाँ पर ये क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है कि वर्षा एक तो कम होती है, यहाँ पर वर्षा कम होती है और अनिश्चित वर्षा होती है। यहाँ की वर्षा कैसी होती है? यहाँ की वर्षा अनिश्चित होती है। वर्षा का कोई मतलब आप अंदाज नहीं लगा सकते कि होनी है या नहीं होनी है, कितनी होनी है, कभी भी हो जा रही है। वर्षा के मौसम में वो हो सकता है कि लेट हो जाए या पहले हो जाए। तो अनिश्चित प्रकार की वर्षा होती, कम हो ज्यादा हो, अलग अलग प्रकार के ट्रेंड होते हैं रेनफॉल के। तो यहाँ की वर्षा कम होती है, अनिश्चित होती है। यहाँ पर जो है सिंचाई की सुविधाएं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सिंचाई की सुविधाएं इस जगह पर इन क्षेत्रों में नहीं मिलती हैं। इसका परिणाम ये होता है, इसका परिणाम जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस प्रकार की कृषि में, जो इस कृषि का लिए जो सबसे खतरनाक चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पर क्रॉप फेलियर हो जाता है। यहाँ पर जो फसलें होती हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। क्रॉप FAILURE, क्रॉप फेलियर हो जाता है। तो ये तीसरी लाइन भी आपको लिखनी है। यहाँ पर आपको लिखना है कि सिंचाई की सुविधा का अभाव और वर्षा की अनियमितता के कारण, सिंचाई की सुविधा का अभाव और वर्षा की अनियमितता के कारण क्रॉप फेलियर यहाँ एक सामान्य घटना है। क्रॉप फेलियर यहाँ एक सामान्य घटना है, इसको आपको लिखना है। अब हम देखेंगे कि इस कृषि के उत्तरदायी कारक क्या हैं। आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण इस विशेष प्रकार की कृषि का जन्म होता है। तो अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज की। आखिर मेन कॉजेज क्या हैं इस प्रकार की कृषि के। ये पार्ट नहीं है क्वेश्चन का, ये जो कारण है ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। हो सकता है कि कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी भी एग्जाम में, हो सकता है कि 150 शब्दों में ही आपसे पूछ लिया जाए कि शुष्क भूमि कृषि के उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। तो उसके लिए मैं आपको ये इसके कारक जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, अब देखिए, पहला जो है जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कारक है
वो तो है, आप जान ही गए होंगे कि वर्षा जो रेनफॉल होती है, यहाँ यहाँ पर जो रेन होती है, यहाँ पर जो रेन होती है वो अनिश्चित होती है और वर्षा यहाँ पर कम होती है। दूसरा जो दूसरा प्रमुख कारण है वो है कि यहाँ पर लंबी शुष्क अवधि होती है। मतलब एक लंबी अवधि होती है जब पानी नहीं बरसता है, बहुत दिनों तक सूखे की स्थिति रहती है, तो इसको बोलते हैं लंबी शुष्क अवधि के कारण फ्रीक्वेंट ड्राउट की कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, अक्सर सूखा पड़ने लग जाता है ना। तो दूसरा आप यहाँ पर लिखिएगा लंबी शुष्क अवधि, लंबी शुष्क अवधि, है ना, अवधि के कारण यहाँ पर सूखा पड़ने लगता है। यहाँ पर क्या पड़ने लगता है? फ्रीक्वेंट सूखे की स्थितियां आ जाती हैं। तीसरा जो कॉज है, इसका प्रमुख कारण है वो है सिंचाई की सुविधाओं का अभाव। यहाँ पर आप लिखिएगा सिंचाई की सुविधाओं का यहाँ पर अभाव होता है। इसी तरीके से चौथा पॉइंट जो है, जो चौथा कारण है वो है हाई टेम्परेचर, तापमान यहाँ पर उच्च रहता है। पांचवा कारण है कि जो हवाएं यहाँ पर चलती हैं वो बड़ी ही तीव्र गति से चलती हैं, तो उसके कारण मिट्टी का अपरदन हो जाता है। जो हवाएं होती हैं वो मिट्टी की ऊपरी परत में से मिट्टी को उठा के ले जाती हैं, तो पवन के द्वारा अपरदन की स्थिति भी यहाँ पर पैदा हो जाती है, जिससे कि मिट्टी का डिग्रेडेशन हो जाता है। इसके साथ ही जो पानी बरसता है ऊपर से, आसमान से, वो जब धरातल के ऊपर पानी गिरता है तो अधिकांश पानी होता है वो रन ऑफ के या सतही अपवाह, इसको बोलते हैं रन ऑफ, सतही अपवाह इसको बोलते हैं, रन ऑफ के माध्यम से बह जाता है। पूरा का पूरा पानी बह जाता है, नदियों तक पहुंच के समुद्र में अंततः पहुंच जाता है। तो यहाँ का पानी, अधिकांश पानी जो है वो रन ऑफ के माध्यम से बह जाता है। अब जो शेष पानी होता है वो मिट्टी में परकोलेट हो जाता है। अब ये पानी पहुंच जाता है रूट जोन से नीचे, ये पानी यहाँ पर जाके इकट्ठा हो गया। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें जो हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक पेड़ है और इसकी जड़ें सब यहाँ तक ही रहती हैं। अब इसकी जड़ें यहाँ पर, ये जो नीचे ये जो पानी है यहाँ तक पहुँचती ही नहीं है, तो इससे क्या होता है कि पेड़ पौधे ग्रो ही नहीं कर पाते हैं, वो सूख जाते हैं। तो यहाँ का जो अधिकांश पानी है वर्षा का वो रन ऑफ के द्वारा बह जाता है, और बाकी का पानी, यहाँ की जो मिट्टी होती है उसके कण बड़े होते हैं, बलुई मिट्टी होती है, वो पानी नीचे परकोलेट कर जाता है, बहुत नीचे चला जाता है, जो कि पेड़ पौधों की जड़ों को प्राप्त नहीं हो पाता है, तो इसलिए पेड़ पौधे यहाँ पर मर जाते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर धूप पड़ती है, मतलब गर्मी पड़ती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो उससे ज़मीन से एवेपोरेशन और पेड़ पौधों से ट्रांसपिरेशन की क्रिया के द्वारा मॉइस्चर बड़ी तेज़ी से उड़ जाता है। पानी, जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर मिट्टी में आया, तो वो मॉइस्चर क्या होता है, एवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया के द्वारा उड़ जाता है, तो मिट्टी सूख जाती है। यहाँ की मिट्टी जो है वो क्या हो जाती है, यहाँ की मिट्टी सूख जाती है। दूसरा भी मैंने आपको बताया था कि मिट्टी के कण जो होते हैं वो बड़े कण होते हैं, और इनमें जैविक तत्वों का अभाव होता है, ऑर्गेनिक मैटर का अभाव होता है। अगर इनमें ऑर्गेनिक मैटर हो तो ये पानी को होल्ड करके रख सकते हैं, तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनमें कण बड़े होते हैं और इनमें जैविक तत्वों का अभाव होता है, जिस कारण से इस मिट्टी की जो जल धारण की क्षमता होती है वो भी कम होती है। इसके बाद आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अन्य कारण जो उत्तरदायी है इस प्रकार की कृषि के लिए, वो होता है सॉइल डिग्रेडेशन। मृदा का निम्नीकरण। नवा कारण जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। 10वां कारण जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो फार्मर्स हैं, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो थोड़ी सी पुअर है, गरीब है, तो वो नई चीज़ों को अपनाने में थोड़ा सा संकोच करते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, तो नए तरीकों को वो अपनाते नहीं हैं, नई मशीनें खरीद नहीं पाते हैं, नई तरीके की जो टेक्नोलॉजी है उससे थोड़ा सा वो दूर भागते हैं। तो ये भी एक प्रमुख कारण है, क्योंकि इकोनॉमिकली वो थोड़ी सी वीक हैं। और एक 11वां कारण भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर खेत बिखरे हुए हैं, दूर दूर खेत हैं, कोई खेत यहाँ पर है तो कोई खेत यहाँ पर है, कोई खेत यहाँ पर है।
तो अलग-अलग बिखरे हुए खेत पाए जाते हैं, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। और 12वां कारक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, जो अवसंरचनात्मक जो सुविधाएँ हैं, जैसे कि बाज़ार है, परिवहन है, स्टोरेज की फैसिलिटी है, रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटी है, उनका अभाव पाया जाता है। तो इस तरीके से मैंने अभी आपको 12 पॉइंट बताए, 12 वो कारण बताए, और जिसके कारण ये जो शुष्क भूमि कृषि की कंडीशन पैदा हो जाती है। हो सकता है कि कभी आपसे ये कारण पूछ लिए जाएँ, कभी कोई ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाए, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये 12 कारण आपको बताए हैं। जो मैंने आपको बताया है वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है? अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे पहले तो शुष्क भूमि कृषि को परिभाषित कीजिए और उसके बाद शुष्क कृषि के विकास हेतु सुझाव बताने हैं। अब हमको क्या बताना है? अब हम बात करेंगे, सुझाव की बात करेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, अब हम बात करेंगे सुझाव की, है ना? तो चलिए उसके लिए मैं एक नया पेज यहाँ पर ले लेता हूँ और मैं सीधे यहाँ लिखता हूँ सुझाव। कौन-कौन से सुझाव हम दे सकते हैं इस शुष्क कृषि के विकास के लिए? देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एग्रीकल्चर और फार्मिंग दोनों अलग-अलग चीज़ें होती हैं। एग्रीकल्चर एक डिफरेंट चीज़ होती है, फार्मिंग एक डिफरेंट चीज़ होती है। फार्मिंग एग्रीकल्चर का ही एक भाग होता है। एग्रीकल्चर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना? उसमें से एक फार्मिंग होती है। तो हाँ, ये मुझे एक बात ध्यान में आई तो मैं सोचा कि आपको बता दूँ। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे, पहला सुझाव हम क्या रखना चाहते हैं। देखिए, वर्षा हो रही है, वर्षा कम हो रही है, और वो जो वर्षा है वो रन ऑफ के माध्यम से बह जा रही है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, हम वर्षा जल का संचयन कर सकते हैं। तो पहला सुझाव जो है वो आप लिखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। अब आपको सिर्फ स्ट्रक्चर के नाम लिखने हैं, आप बस यहाँ पर पॉइंट लिख दीजिए क्वेश्चन में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एग्जामिनर जान जाएगा कि यहाँ इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लिखने का मतलब ये है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को डेवलप किया जाए, इसकी टेक्निक को अपनाया जाए। तो पूरी सेंटेंस को लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आप यहाँ पर ऐसे लाइन बना के लिख दीजिएगा। जैसे कि एक होता है कंटूर बंडिंग, है ना? दूसरा होता है एम्बैंकमेंट बना देना, तीसरा होता है डैम्स बना देना, चौथा है चेक डैम्स बना देना, पांचवा है टैंक्स डेवलप कर देना, टैंक बना देना, और रिजर्वॉयर्स बना देना। तो ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं आप उनके नाम भी लिख दीजिए। इसी तरीके से जो दूसरा प्रमुख सुझाव है जो हम लोग देना चाहते हैं, वो दूसरा प्रमुख सुझाव सुझाव है कि हम ऐसी ऐसी फसल चुनें जो कि सूखे की स्थिति को सहन कर सके। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ड्राउट, DROUGST, ड्राउट टोलेरेंट, TOLERANT, ड्राउट टोलेरेंट क्रॉप्स। ड्राउट टोलेरेंट क्रॉप्स का हम चयन कर सकते हैं, है ना? अब ऐसी क्रॉप होगी, अगर थोड़ा बहुत सूखा होगा भी तो ये क्रॉप्स जो हैं उसको सहन कर लेंगी। अब कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। और ऐसी 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 फसलों का हमको चयन करना है जो जल्दी तैयार हो जाती हैं, जो कम अवधि वाली होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना? हमें ऐसी ऐसी फसलों का हमें हमें चयन करना है कृषि के लिए, जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होती हैं, SHORT, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स। ऐसी ऐसी जो क्रॉप्स होती हैं वो कम अवधि में तैयार हो जाती हैं, है ना? अब जैसे 70-80 दिन की कोई क्रॉप आप कर लीजिए तो वो सक्सेसफुली हो जाएगी। लेकिन आप सोचो कि हम ऐसे क्षेत्रों में ऐसी क्रॉप करें जिसको पकने में 150-200 दिन लग रहा है, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि सूखा सूखा पड़ने लग जाएगा तो क्रॉप खत्म हो जाएगी। तो ऐसी ऐसी हमें क्रॉप का चयन करना है जो कि पहला सूखे का सामना कर सके और जो जल्दी पक के तैयार हो जाए, जो जल्दी पक जाने वाली है, जल्दी बन तैयार हो जाने वाली है। चौथा हम सुझाव देना चाहेंगे कि हम ऐसे बीज, उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल करें। ऐसे बीजों का इस्तेमाल करें जिनसे फसलें जल्दी तैयार हो जाती हैं, है ना? और अधिक मात्रा में तैयार होती हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी आपसे कहा था निम्न उत्पादकता, यहाँ पे उत्पादकता जो है वो कम होती है। तो हम ऐसे बीजों का इस्तेमाल करें जिससे कि उत्पादकता बढ़ जाए, उत्पादकता अधिक हो जाए, है ना? और बीज जो हैं
उनसे जो फसल डेवलप हो रही है वो फसल जो है जल्दी तैयार हो जाए, कम अवधि में तैयार हो जाए। तो ऐसे हम बीजों का इस्तेमाल करें। पांचवा हम सुझाव देंगे सॉइल कंजर्वेशन के लिए। सॉइल कंजर्वेशन के हम यहाँ पर सुझाव देंगे। छठा हम सुझाव देंगे कि अगर मान लीजिए हम ऐसे जीव जंतु पाल लें जो कि हम सूखे में पाल सकते हैं, जहाँ पर सूखे की कंडीशंस होती हैं, जहाँ पर ज़्यादा पानी की उपलब्धता नहीं होती है। तो अगर हम ऐसे जीव जंतु पाल लेते हैं, मतलब कृषि भी कर रहे हैं और पशु का भी पालन पोषण कर रहे हैं, तो अगर इन केस हमारी कृषि खराब हो जाए तो पशुपालन से हम कुछ तो धन पैदा कर पाएंगे। तो हम छठा सुझाव देना चाहेंगे कि ड्रॉट, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, ड्राउट, ड्राउट टोलरेबल लाइव स्टॉक्स। ऐसे हम पशुओं को पालें जो कि सूखे में जीवित रह सकते हैं लंबे समय तक। तो वो हमारे लिए एक मतलब अगर हमारी क्रॉप खराब होती है तो ऐसे पशु जो है इनको हम मार्केट में बेच के या इनसे वस्तुएं प्राप्त करके जीविकोपार्जन तो कर ही पाएंगे कम से कम। तो ऐसे पशुओं को भी पाला जा सकता है। दूसरा है फसल विविधीकरण। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि हम अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाएं, ये भी यहाँ पर लिखना बहुत अधिक जरूरी है। फसल विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जो टेक्निक होती है उसको अपनाना पड़ेगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। और इसमें मिक्स्ड और बहुफसली खेती हमको करनी पड़ेगी, मतलब मिक्स्ड फार्मिंग करनी पड़ेगी। मिक्स्ड और बहुफसली खेती को का प्रोत्साहन हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। ऐसे ही एक आठवां सुझाव आप दे सकते हैं कि जो खेतों में जो खरपतवार हो जाती है, जो वीड्स हो जाती हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो खरपतवार हो जाती है, जो वीड्स हो जाती है, उसको तुरंत हटाया जाए। उसको हटा के फेंकना, या वीडीसाइड्स का, ऐसी दवाइयाँ आती हैं जिनके छिड़काव से ये खरपतवार नहीं होती है, तो उनका प्रयोग किया जाए। वीड्स नहीं होने चाहिए वहाँ पर, ये खरपतवार नहीं होने चाहिए। हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं, हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें, उनके यूज़ को प्रोत्साहन दिया जाए। यहाँ की जो कृषि है उसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक तो हमने देख लिया कि पानी बरस रहा है, तो पानी बरस रहा है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स बना के वो हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, और वो पानी सूखे की अवधि में, सूखे के समय में हमारे काम आ सकता है। अब कुछ टेक्निक्स ऐसी भी होती हैं खेतों में जो कि मॉइस्चर को कंजर्व करने के काम आती हैं। अब हम उनको जरा देखेंगे, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के उपायों का हमको प्रयोग करना होगा, और इसको हम कहते हैं इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन। इसको हम कहेंगे इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन। इसको कहेंगे हम इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन। इसको हम कहेंगे इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन। अब इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो टेक्निक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि जो कई सारी टेक्निक्स हैं उन सभी को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे टिलेज, TILLAG, टिलेज की टेक्निक है। मल्चिंग, MULCHING, ये आप भी लिख दीजिए, मल्चिंग की टेक्निक है। फैलोइंग, FALLOWING, फैलोइंग की टेक्निक है। रिजिंग, RIDGING, रिजिंग की टेक्निक है। स्ट्रिप क्रॉपिंग, STRIP, स्ट्रिप CROPPING, स्ट्रिप क्रॉपिंग की टेक्निक है। टेरेसिंग, TERRACING, टेरेसिंग की टेक्निक है। क्रॉप रोटेशन करना है हमको, क्रॉप रोटेशन करना है, फसलें बदलते रहना है। पहले कोई फसल की, अब कोई फसल करनी है तो क्रॉप रोटेशन करना है। इससे भी मॉइस्चर में बचत होती है, मॉइस्चर को बचा के रखता है ये क्रॉप रोटेशन। मिक्स्ड क्रॉपिंग, अभी जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, मिक्स्ड क्रॉपिंग भी हम लोगों को करनी है। और इसके साथ ही इंटर प्लांटिंग हमको करनी है, इंटर प्लांटिंग। ये सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे कि मॉइस्चर का हम बचाव कर सकते हैं। कंटूर प्लगिंग करनी है, CONTOUR, कंटूर PLOUGHING, कंटूर प्लगिंग करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर डालना है, हमको कंपोस्ट डालनी है। हमें प्रयास करने हैं कि सॉइल में कार्बनिक पदार्थ अधिक से अधिक रहें। तो सॉइल में मैं यहाँ लिख देता हूँ
सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर डालना है, कंपोस्ट डालनी है। उससे क्या होगा कि सॉइल में अगर ऑर्गेनिक मैटर होगा तो सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, तो मॉइस्चर को वो थामे रखेगी। तो इस तरीके से ये कुछ टेक्निक्स मैंने अभी आपको बताई हैं। ये सारी की सारी टेक्निक्स जो है इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन में यूज होती हैं। इसमें से एक है टिलेज है, ये है मल्चिंग है, ये है फैलोइंग है, रिजिंग है, स्ट्रिप क्रॉपिंग है, टेरेसिंग है, क्रॉप रोटेशन है, मिक्स्ड क्रॉपिंग है, इंटरप्लांटिंग है, कंटूर प्लगिंग है, और सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को डालना है। और भी कुछ टेक्निक्स हो सकती हैं। तो ये आपको सिर्फ लिख देना है, इनको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि कभी अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन की टेक्निक्स को बताइए 250 शब्दों में या 150 शब्दों में, तब आपको इन इन सभी का इन इन सभी का वर्णन करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर इन सभी का वर्णन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस आप जान लीजिए कि ये सारी टेक्निक खेत में मॉइस्चर को रोकने के काम आती हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कि आखिर हम किन फसलों का चयन करें, कौन कौन सी फसलें हम लें, जिससे कि यहाँ पर अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं तो उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो मोटे अनाज हम करेंगे, हम यहाँ पर मोटे अनाज करेंगे, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी। यहाँ हम दालें करेंगे, जैसे अरहर की दाल, चने की दाल। यहाँ हम तिलहन करेंगे, जैसे कि मक्का है, सोयाबीन है। यहाँ हम ग्वारफली की खेती करेंगे, यहाँ मक्का की खेती करेंगे, यहाँ हम कपास की खेती करेंगे। ऐसे ही अन्य और भी फसलें हैं। तो ये कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनकी खेती हमें यहाँ पर फायदेमंद साबित होगी। अब अन्य चीजें आ जाती हैं, जैसे कि कुछ और सुझाव दे सकते हैं कि किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, किसानों का फसल बीमा होना चाहिए, हो भी रहा है खैर। और दूसरी इससे इससे संबंधित जो रिसर्च है उस रिसर्च को भी प्रमोट करना चाहिए। साथ ही साथ किसानों की आय में वृद्धि हो, जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा था, एग्रीकल्चर और फार्मिंग में अंतर होता है। एग्रीकल्चर एक ब्रॉड टर्म होता है, अभी मैं एग्रीकल्चर को यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ। एग्रीकल्चर एक व्यापक शब्द है। एग्रीकल्चर में बहुत सारी एक्टिविटीज शामिल की जाती हैं, उसमें से एक फार्मिंग होती है। तो को एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट करने के लिए या किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपनाते हैं। हम क्या अपनाते हैं? इंटीग्रेटेड, INTEGRATED, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, FARMING, फार्मिंग, SYSTEM, इसको बोलते हैं IFS। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को हम अपनाते हैं। इसमें क्या होता है कि हम फसल तो उगाएंगे ही उगाएंगे, फार्मिंग हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटीज होती हैं, हम उसको भी करते हैं। जैसे कि हम हॉर्टिकल्चर करेंगे, हम मधुमक्खी पालन करेंगे, हम भेड़ पालन कर सकते हैं, हम सूअर पालन कर सकते हैं, हम मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, हम रेशम के कीटों का पालन कर सकते हैं, हम पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं, हम एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। तो ये भी अलाइड एक्टिविटीज़ हैं जो उस समय काम आती हैं जब हमारी खेती गड़बड़ हो जाती है, तो फिर हम इससे कुछ ना कुछ आर्थिक मदद प्राप्त कर सकते हैं। तो खेती के साथ साथ हम ये चीज़ें भी करते हैं। इन इनको बोला जाता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो किसानों को बताना चाहिए, ये हमारा सुझाव है कि किसानों को बताना चाहिए कि सिर्फ आपको फार्मिंग नहीं करनी है, आप अपनी जगह की हिसाब से अपने अपने आपकी आपकी लोकेलिटी में कौन कौन से पशु, लाइव स्टॉक्स वहाँ पर जीवित रह सकते हैं, आप उनका पशुपालन कर सकते हैं। आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, आप सूअर पालन कर सकते हैं, भेड़ पालन कर सकते हैं, आप रेशम के कीटों का पालन कर सकते हैं। ऐसे तमाम काम हैं। आप एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, आप प्लांटेशन कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके की एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये भी एक सुझाव है। तो इस तरीके से मैंने आपको कुल मिला के लगभग 14 सुझाव बताए हैं। यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने आपको 14 सुझाव बताए हैं। आप समझ भी गए होंगे, और जो मैंने आपको बोला है आप उसको याद रखिएगा, आप लिख भी लीजिएगा। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब हम जो तीसरी डिमांड है हमारे क्वेश्चन की जो तीसरी डिमांड है वो कि सरकार ने क्या काम किए हैं। सरकारी प्रयास सरकारी प्रयास कौन कौन से किए गए हैं, अब उसको भी मैं 5-6 पॉइंट्स में आपको बता दूंगा। जैसे कि सबसे पहला तो सरकारी प्रयास है, जिसके जो सबसे पहली बार जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, जो 4th 5 ईयर प्लान था,
फोर्थ 5 ईयर प्लान था और ये था लगभग 1969 से 74 के बीच में। इसमें पहली बार सरकार ने जो शुष्क भूमि क्षेत्रों में कृषि के विकास पर जोर दिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा है कि एक प्रोग्राम था टीपीपी प्रोग्राम, टीपीपी 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 सूत्री कार्यक्रम। ये इंदिरा गांधी ने शुरू किया था 1975 में। तो इसमें इसमें 20 पॉइंट्स थे और इन 20 पॉइंट्स में से एक जो पॉइंट था वो ये भी था कि ये जो शुष्क भूमि कृषि होती है इसको प्रोत्साहन किया जाए, इसका विकास किया जाए। ऐसे ही जो तीसरा पॉइंट है वो तीसरा पॉइंट है कि सरकार ने माइक्रो वाटर शेड्स का जो है पहचान की। माइक्रो वाटर शेड्स की सरकार ने पहचान की और हर एक माइक्रो वाटर शेड, जैसे ये एक माइक्रो वाटर शेड है, ये एक माइक्रो वाटर शेड है। अब हर एक की अपनी अलग अलग प्रकृति है। अब इस वाले माइक्रो वाटर शेड का नेचर अलग तरीके का है। इस वाले माइक्रो वाटर शेड का नेचर अलग तरीके का है। यहाँ पर हम अलग तरीके की एक्टिविटीज कर सकते हैं, हम यहाँ पर अलग तरीके की एक्टिविटीज कर सकते हैं। हो सकता है कि हमको यहाँ पर कृषि से फायदा हो और हो सकता है हमको यहाँ पर कृषि की जगह पशुपालन से फायदा हो। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने माइक्रो वाटर शेड्स डेलिनिएट करे और उसके बाद हर एक वाटर शेड में वर्षा जल संचयन की वैज्ञानिक प्रबंध की नीतियां विकसित की। हर एक माइक्रो वाटर शेड का पानी उसी वाटर शेड में रहे, ये ध्यान दिया सरकार ने। भूमि का विकास किया, लैंड डेवलपमेंट किया, सॉइल का कंजर्वेशन भी किया गया। सूखे को सहन कर सकने वाले बीजों के बारे में बताया गया कि यहाँ पर आप ये फसल कीजिए, आप यहाँ पर आप दूसरे प्रकार की फसल कीजिए। फर्टिलाइजर्स के प्रयोग यहाँ पर माइक्रो वाटर शेड्स में बताया गया, कितना फर्टिलाइजर प्रयोग करना है, कितना नहीं करना है, ये सारी चीज़ें बताई गई। प्लांटेशन सिखाया गया, एनिमल हस्बेंड्री भी बताई गई और तमाम तरीके की जो एग्रीकल्चर की जो अलाइड एक्टिविटीज़ होती हैं जो किसी एक वाटर सेट में सूट करती हैं, वो उन सभी का प्रोत्साहन किया गया। तो इस तरीके से माइक्रो वाटर सेट्स का डेवलपमेंट किया गया और वो काफ़ी सफल भी रहा है। और इसी के साथ ही जो चौथा प्रयास था कि सरकार ने शुष्क क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिए जो है कई तरीके की अलाइड एक्टिविटीज़, जैसे कि एग्रो फॉरेस्ट्री की शुरुआत की, एग्रो हॉर्टिकल्चर की शुरुआत की और सिल्वी पेस्चर की भी शुरुआत सरकार ने की है। और अब हम 5वें पॉइंट में उन कार्यक्रमों के बारे में जिक्र करेंगे जो सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, खासतौर से ड्राई लैंड के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर कृषि के विकास से संबंधित। जैसे कि जो सबसे पहले है आता है वो है 1973 का ये कार्यक्रम है और इसको कहा जाता है DPAP। ये है ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम। इसके बाद 1974 में एक सरकार ने कार्यक्रम चलाया, इसका नाम था IDDP। इसकी फुल फॉर्म थी इंटीग्रेटेड ड्राई लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बाद 1977 में सरकार कार्यक्रम एक लेके आई, इसका नाम है DDP, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी शुष्क क्षेत्रों में कृषि से संबंधित है। इसके बाद 1982 में सरकार कार्यक्रम लेके आती है स्पेशल प्रोग्राम ऑन इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट और 1990 और 91 में एक कार्यक्रम आया था जिसका नाम था NWDPRA। इसकी फुल फॉर्म थी नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेन फेड एरियाज। और इसके बाद 2011 और 12 में एक कार्यक्रम आया, इसका नाम था रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ये 2011-12 में आया। तो ये सभी कार्यक्रम जो है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में या ये जो शुष्क कृषि वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर कृषि के विकास से संबंधित कार्यक्रम है। इसके साथ ही आप जानते ही होंगे जैसे कि सरकार अभी कुछ और कार्यक्रम भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में बात चल रही है, इसको भी आप लिख सकते हैं। नीम कोटेड यूरिया की बात हो रही है, आप उसको भी यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आप उसको भी यहाँ लिख दीजिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आप उसको भी यहाँ लिख दीजिए। इसके साथ ही आप कुछ और भी योजनाएं जो आप जान रहे हैं आप उनको भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा और लास्ट में एक अच्छा सा आप इंट्रो बना दीजिए कि शुष्क भूमि कृषि होती है वो हमारे देश के जो फूड सिक्योरिटी है उसमें फूड प्रोवाइड करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और सरकार ने अच्छे प्रयास किए हैं। बस बात खत्म, इसमें आपका कंक्लूजन हो जाता है। तो इस तरीके से आज मैंने आपको बताया कि इस
इस क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू है, जो कि जीआईसी लेक्चरर मेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया, इसमें 3 भाग थे, एक चौथा भाग भी मैंने बताया है, उन कारणों के बारे में बताया है जो कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो भी आपसे कभी पूछा जा सकता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एक बात मैं फिर आपसे कहूँगा कि कोई भी आंसर कभी परफेक्ट नहीं होता है। आप इससे भी बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं, मैं तो सिर्फ आपको एक सैंपल प्रोवाइड कर रहा हूँ। धन्यवाद।